नमस्कार। हमारी एक प्रेडिक्शन ऑल सही निकली। ईरान सऊदी अरेबिया के खिलाफ हुआ। खिलाफ कैसे हुआ? चाइना के खिलाफ और सऊदी अरेबिया के खिलाफ, दोनों के खिलाफ हुआ। इनफैक्ट चाइना के खिलाफ ज्यादा हुआ। सऊदी अरेबिया से तो पहले ही लड़ रहा था। अब ईरान के एक अखबार ने लिखा कि ताइवान में जो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहा है वो सही है और ताइवान को डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए। अब ये बात कोई बोल दे तो इसका मतलब चाइना से रिलेशन तो खराब हो गए। सऊदी अरेबिया के खिलाफ जब इन दोनों का समिट हुआ, सऊदी अरेबिया और चाइना का, तो सबसे ज्यादा दिक्कत ईरान को ही हुई थी, क्योंकि चाइना ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। और अभी एक खबर आई कि इतने हथियार ईरान ने ऑर्डर कर दिए हैं, मंगवा लिए हैं, कि वो सारे अरब वर्ल्ड को मजा तो चखा ही सकता है, जीते भले ही ना, मजा तो चखा सकता है। इस ऐसी खबरें हमने आपको पहले दे दी थी। मेरी सुमित सर से पहले जो बातें हुई थी, पहले जो प्रोग्राम से, उसमें ये बात बताई थी हमने कि ईरान और चाइना हेड ऑन जाएंगे। सर, इसी में बात करने के लिए फिर से सुमित सर हमारे साथ हैं। सुमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज कि ये हुआ क्या? ईरान तो जब से अमेरिका का दुश्मन बना था तो चाइना का दोस्त बन रहा था। अब सडनली गेम क्या हो गया कि वो ताइवान को पसंद करने लगा? देखिए रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आभार, सादर प्रणाम और सभी दर्शकों को साधुवाद। हमें बात यहाँ समझनी पड़ेगी जो मैंने तब कहा था, जियो पॉलिटिक्स में हमारी ताकत इतनी हो गई, अब हम कठपुतलियां नचाते हैं। अब आप बोलोगे कठपुतली किसको नचाया, किसको कहा नचाया, मैं समझाऊंगा। और रोहित भाई, अब खबर देख के हम एनालिसिस नहीं करते, हम तो पहले बता देते कि चीजें कहाँ जाएंगी और कैसे जा सकती है। आज खबर देख के बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब जी जिनपिंग सऊदी अरबिया गया था तो मैंने कहा था आपको, इंडिया के दबाव में गया, हमने चाहा वो वहां पहुंच जाए। मैंने आपको ये कहा था सऊदी अरबिया जाके कुछ नहीं होगा जब तक सऊदी हमसे अमेरिकन और रशियंस के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, हमारी सहमति नहीं लोगी, कोई आशीर्वाद नहीं मिलना। तीसरी खबर, समिट अनकंक्लूसिव हुआ, एमबीएस ने बुलाया, खाना खिलाया, घर भेज दिया, समिट में कुछ हुआ नहीं, देयर इज नो आउटकम ऑफ द समिट। चाइना का सी भागे दौड़े दौड़ा नंगे पैर पहुंच गया एमबीएस के बुलाने पे फटाफट। पांचवी चीज, एक वहां एक स्टीम बन रही बड़ी $500 बिलियन की, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। मैंने कहा था चाइना का उतना पैसा ही नहीं है लगाने को, ये भी सच हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। और मजे की बात, जिसपे ज्यादा मीडिया छुप्पी साधे बैठा है, पता नहीं क्यों, चाइना ने बोला कि तू हमसे रूबल ट्रेडिंग कर। आपको पता है एमबीएस ने क्या बोला? अटका माजी सटक। तो चाइना के बादशाह के हाथ कुछ लगा नहीं, मैं तो उसको बादशाह बोलता हूँ। देखिए, जहाँ इलेक्शन नहीं होता और बन जाए, उन्हें बादशाह ही बोलना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट बोलना ऐसे ऐसे पोस्टों का अपमान है। वो तो बादशाह है ना, बादशाह सलामत के हाथ कुछ लगा नहीं। बट हाँ, ये आपको बोल दो, एम्परर विद नो क्लोथ्स पूरा। अब देखिए, उसको सऊदी अरब पहुंचाने वाला, हम क्यों पहुंचे थे सऊदी अरब? मैंने आपको बोला था जीसीसी कंट्रीज ने सडनली हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की। आपको होगा जीसीसी कंट्रीज ने खुद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को होल्ड किया था। उससे पहले एक बड़ी घटना ये होती है, हम फतेह अल सीसी को 26 जनवरी के हमारे मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट बना के लाते हैं। फतेह से एलसीसी, पीएफआई, मुस्लिम ब्रदरहुड कनेक्शन मैंने आपको समझाया था वहां क्या है। ईरान, सऊदी अरब, ये आपके पास ये इजिप्ट के पास क्या, इजिप्ट के पास गैस है, इजिप्ट के पास ऑयल है, इजिप्ट से हमको केवल मिनरल ऑयल दे रहे हैं। इजिप्ट के पास व्यापार करने को बहुत कुछ है। यहाँ नोपेक लगाने के चक्कर में घूम रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नोपेक लगते ही सऊदीज के सारे एसेट जो है यूएस में, वो खटाई में पड़ जाएंगे। अब सऊदी जवाब कैसे देंगे कि हम जरूरी नहीं हम तेल रुपयों में बेचें, डॉलर में बेचें, हम तेल किसी और करेंसी में बेच सकते हैं। पर सऊदी डायरेक्ट इंडिया के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अरामको में, जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पार्टनर है। सऊदियों ने क्या किया, जीसीसी के थ्रू अपना कार्ड्स पत्ते आगे चले। जीसीसी में सबसे बड़ा पार्टनर और सबसे बड़ा ट्रेड जिसका है वो है सऊदी अरबिया। करीब करीब ये ट्रेड अभी मेरे हिसाब से 300-350 बिलियन डॉलर का, और आने वाले टाइम में, अब मैं सबका ट्रेड मिला के देखूं तो आने वाले टाइम में 500 बिलियन डॉलर हो सकता है। 500 बिलियन डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। और जीसीसी में कहीं ना कहीं, जो हम बहरीन से ऑलमोस्ट, मैंने आपको ये भी बताया था, बहरीन के साथ हमारा फ्री रुपी ट्रेडिंग एग्रीमेंट ऑलमोस्ट शेयर हो गया है, फाइनलाइज हो रहा, बहरीन के साथ भी हो जाएगा।
उम्मीद है इजराइल के साथ भी हो जाएगा, रशिया के साथ हो गया, श्रीलंका के साथ हो गया। आपको रोहित भाई बधाई दे दूं, अब सिंगापुर में भी इंडियन रुपया चलता, हमारा रुपी कार्ड 35 कंट्रियों में चलने लगा है और यूपीआई भी 35 कंट्रियों में चलने लगा। और अब ये जो वॉस्ट्रो अकाउंट हम खोल रहे हैं, हमारा रशिया का हो गया काम, हमारा श्रीलंका का हो गया काम, और जल्दी आप देखेंगे विद इन 3-4 महीने में 35 कंट्रियों में वॉस्ट्रो अकाउंट होंगे। आपको होगा जुलाई में हमने बोला था कोई भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर सकता रुपये में और पेमेंट भी ले सकता रुपये में, डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सारी चीज हो रही है, इसको भागते भागते कि इंडिया बाजी ना मार जाए। और इंडिया के प्राइस जो इंपोर्ट लिस्ट है, सबसे भारी आइटम क्या है? तेल। तेल की अगर हमारी व्यवस्था हो गई रुपए की, वैसे 23-24% तेल तो रशिया से आने लगा। अब सऊदीज को गेम में रहना, तो उन्हें आज नहीं तो कल हमें रुपयों में तेल बेचना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, नहीं तो रशिया बैठा मार्केट शेयर लेने के लिए। हमारे पास रशियन ऑयल रिफाइन करने की पूरी कैपेबिलिटी है, जहादी पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तानी गए थे, पता नहीं क्या रशियन आइसक्रीम खाने गए थे वहां इतनी ठंड में, रिफाइनरी तो है नहीं उनके पास, तेल रिफाइन कहां से करेंगे। इनफैक्ट रशिया का काफी तेल केवल इंडिया में रिफाइन हो रहा है, और हमारी जो अंबानी जी की जामनगर की रिफाइनरी है वो बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है, करीब 5% दुनिया का टोटल तेल रिफाइन करती है। ये भी भारत का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और आप तभी आप समझोगे कुछ लोग अदानी और अंबानी के पीछे क्यों लगे हैं। अदानी और अंबानी के पीछे लोग ऐसे ही नहीं लगे, कारण है। अब पाकिस्तान को कहो कि अब यहाँ पे सऊदी अरब थोड़ा परेशान है, कह रहा है यार कि भारत के साथ तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं करूंगा, जीसीसी के थ्रू करूंगा। अब यहाँ क्या हो गया, जी जिनपिंग को तकलीफ, भागा जी जिनपिंग चाइना। ये कभी चाइना जाता नहीं। आप देखिए इसकी हालत क्या है, इसकी कंट्री की हालत क्या है। ऐसे में दो जगह आया, एक एससीओ आया हमारे दबाव में और एक चाइना गया हमारे दबाव में। दोनों जगह ये हमारे दबाव में आता है और दोनों जगह इसको मुंह की खानी पड़ती है। आज देखिए, मैंने तभी आपको बोला था, मैंने कहा रोहित भाई तेल वेल छोड़ो, इसके सऊदी अरब आने का मतलब है ईरान से जो सऊदी अरब की रस्साकशी है और बढ़ जाएगी, युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाएगी। याद है आपको 2019 में ईरान ने कुछ कर्मकांड कराया था, सऊदियों का तेल निकलना बंद हो गया था, हुती रेबल्स वगैरह ये सब, यमन वमन, ये सब कहानियां सबको पता है। और इसका मतलब है कि चाइना फिर भरोसेमंद नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है चमगादड़ चीनी। क्यों? पहले 500 बिलियन का एग्रीमेंट करते किसके साथ? ईरान के साथ, तेल का 10 साल का। फिर तेल लेने कहां पहुंचते? रशिया। अब तेल बेचने कहां पहुंच रहे? सऊदी अरब। और भारत की नकल करके, हमारी नकल करके कह रहे हैं युआन ट्रेडिंग लग रहा है। तुम्हारे पैसे किस काम के भैया? तुमने पिछले 20 साल से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा के तो ये करेंसी फ्लोट करा रखी है। ये करेंसी किस काम की है? चाइना की औकात को ये दर्शाता, रुपया लेने के लिए 34 कंट्रियां तैयार है, चाइना को रूबल लेने के लिए 3.5 कंट्रियां तैयार नहीं है आज के डेट में। कहां 34, कहां 3.5। ये चीज दर्शाता है भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व को। और जब ईरान ने देखा अच्छा तेल भी गया, रशिया से भी दोस्ती और यहाँ इससे भी दोस्ती, अब ईरान की विडंबना देखिए। ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ईरान की इकोनॉमी की हालत खराब है, 1.5-2% ग्रोथ है, वो भी है नहीं है, वो भी असली नकली नंबर है। ईरान रिसेशन में है। ईरान का जीडीपी चलता तेल बेच के, आबादी कम है तभी खड़ा, नहीं तो खड़ा भी नहीं होता। और ITU2 में भारत आता है यहूदियों के साथ, इजराइल के साथ और यूएई के साथ। यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा होता है। ईरान की परिस्थिति देखिए, वो जो वहां हिजाब प्रोटेस्ट हुए, उसने पूरी सल्तनत को हिला दिया। मैंने बताया ना आपको, 1972 में ईरान के फोटो देखिए, आपको लेडीज और बिकनी में बीच में मिल जाएंगी, और 2022 में बुरके पे लड़ाई हो रही थी। सो 72 से 22 50 साल ईरान का सफर रहा है, फ्रॉम बुरका टू बिकनी। सॉरी उल्टा बोल गया, मतलब ये सोचना भी मुश्किल है, इसलिए उल्टा बोल गया। इनका सफर है बिकनी टू बुरका, ये सच्चाई है। फोटो उठाइएगा तेहरान 1972, फोटो उठाइए तेहरान 2022, सबको दिख जाएगा। ईरान की परिस्थिति देखिए, अंदरूनी कलाई, इकोनॉमी की हालत खराब, गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए, और अब तो सऊदी अरब ने भी बुर्का बैन कर दिया। पर यहाँ कुछ लोग कोर्ट जा रहे थे, हमें हिजाब चाहिए, हिजाब इज पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। अब देखिए कहाँ कहाँ से कबाल जुड़ता है। मैंने हमेशा कहा था इस्लाम में हिजाब इज नेवर अ पार्ट ऑफ द रिलीजन, इट इज ऑप्शनल। अब यहाँ देखिए ईरान पे वापस आते हैं। ईरान में क्या हुआ? ईरान में जब ये परिस्थितियां खराब हुई, अब ईरान क्या कहेगा? ईरान अमेरिका का दुश्मन, ठीक है। ईरान को धोखा किसने दिया? चाइना ने। दो बड़े पावर है, अमेरिका को दुश्मन, चाइना ने धोखा दे दिया। इंडिया तेल खरीद नहीं रहा। इंडिया, ईरान के कम से कम 6 मंत्री यहाँ आ चुके हैं पिछले 5 महीने में, हमसे तेल ले लो। हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हौसला कुछ ले ले, अभी ले नहीं रहे, या थोड़ा बहुत ले रहे, मुझे नहीं पता, मतलब हो सकता है। अब बचा रशिया। रशिया खुद तेल बेचता है,
बिग फोर के पास ये तो है ना कि कहना ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अमेरिका तुमसे तेल ले नहीं सकता, चाइना तुमसे तेल लिया नहीं, इंडिया तुमसे तेल ले नहीं सकता, रशिया को तेल की जरूरत नहीं। अब बिग फोर ये मार्केट है, तो यूरोपियन यूनियन तुमसे तेल नहीं लेगा, अमेरिका के सारे एलाइज तेल नहीं लेंगे। ईरान बौखला गया, ईरान पे इंटरनल प्रेशर पड़ गया। ईरान ने पीछे रशिया को कुछ कामाकाजी ड्रोन्स दिए थे, आपने आपको याद होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ड्रोन्स। ऐसे नहीं रशिया के पास कमी है, रशिया ने बोला चल कुछ दे दे, कुछ तुम्हें दे देंगे जिंदा रखने के लिए, उससे दे दिया। अब ईरान की क्या दिक्कत है? ईरान कह रहा है मैं अपनी अंदरूनी कलाई को कैसे दबाऊं, खुमैनियों की वहाँ सल्तनत हिल रही है, वो रिलीजियस बेस्ड जो हुकूमत है उनकी सल्तनत हिल रही है। वैसे उन्होंने शिया सुन्नी कर करके बहुत साल काट दिए, बहुत साल काट दिए। अब वो चाहते हैं कहीं ना कहीं पंगा, पंगे पे उनके नंबर 1 निशाने पे कौन है, उनके वर्चस्व को इस्लामिक वर्ल्ड में कौन खत्म करता है, वो तो सऊदी अरबिया। और जब मैं नेशनल टीवी पे या कई बार पाकिस्तानी मीडिया पे कह चुका हूँ, there's a turmoil in the Islamic world. Who is killing whom in Pakistan? Who is killing whom in Afghanistan? सीरिया, मोरक्को, मोरतानिया, ईरान, इराक, यमन, सीरिया। अभी ईरान और सऊदी अरब दोनों तो मुसलमान है ना, शिया भी मुसलमान, सुन्नी भी मुसलमान। शिया सुन्नी की लड़ाई इतनी हो गई कि एक दूसरे को खत्म करने पर तुल गए। रशिया से हथियार मंगा लिए, मोसाड का चीफ कहता, मैं नहीं कहता, मोसाड के चीफ कहते हैं रशिया से हथियार मंगा लिए है इसने, और एक निर्णायक युद्ध करने के कगार पे खड़ा। आपकी आकलन बिल्कुल सही है, युद्ध करेगा, हो सकता है हार जाए, पर युद्ध जरूर करेगा, क्योंकि इस ईरान का वर्चस्व रोक रहा है सुन्नी सऊदी अरबिया। अब शिया ईरान को दबाने के लिए सुन्नी सऊदी अरबिया पैंतरे चल रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में। और फिर ये बोलेंगे वहां ना वहां भाजपा है ना वहां आरएसएस है, ये इनको समझा दे पहले, नहीं तो कुछ लोग भाजपा आरएसएस पे आ जाएंगे। रोहित भाई, जियो पॉलिटिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड गेम है कि अगर आप इसको समझने जाएंगे तो आपको हर परत में देखना पड़ेगा। यू हैव टू हैव द कैपेबिलिटी टू लुक थ्रू मिरर्स, क्योंकि मिरर में आपको अपनी शक्ल नहीं देखनी, टू लुक थ्रू मिरर्स। आपको दिखाया वही जाएगा जो सामने वाला दिखाना चाहेगा, बट इफ यू हैव द कैपेबिलिटी टू लुक थ्रू मिरर्स। अब ईरान के पास मजबूरी है, ईरान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ ईरान पे नजर किसकी? ईरान पे नजर है यहाँ इजराइल की। क्यों? चाइना का इन्फ्लुएंस कहाँ का है? चाइना का इन्फ्लुएंस है सीरिया में। $150 बिलियन का इक्विपमेंट दे चुका बशार असद को, ईरान और जॉर्डन को, सॉरी, इजराइल और जॉर्डन का तंग करने के लिए। उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है हुती रेबल्स पे, चाइना का इन्फ्लुएंस हो रहा है ईरान पे। पर ईरान यहाँ इतना परेशान हो गया, वो सीधा चला गया रशिया के पास। रशिया को चाहिए पैसे लड़ाई लड़ने के लिए, कहता मुझे हथियार दो, मैं सबको ठोकूंगा, मरने से पहले सबको मारूंगा। क्योंकि देखिए ईरान को क्या पता है, ईरान को पता 12-13 साल की लाइफ है तेल की, हद से 10 साल। और लास्ट टाइम जब उन्होंने अटैक किया था तो 10% ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी सऊदी अरबिया की हिट हो गई थी। अगर 10% ऑयल कैपेबिलिटी अब सऊदी अरबिया की हिट होती, फायदा किस किस का है? जो सऊदी अरबिया के कंपटीटर है उनमें रशिया भी आता है, इसलिए रशिया हथियार देने को भी तैयार है। रशिया को ये तो पता है हथियार कहाँ यूज होंगे, क्यों नहीं पता कहाँ यूज होंगे, पता है बिल्कुल सऊदी का तेल जाएगा। मैं बताऊं, इराक भी खुश, क्योंकि कनाडा भी खुश, नाइजीरिया भी खुश। ऐसे नहीं बोलेंगे वो मुसलमान है, सब खुश है। ये इस्लाम तो रोहित भाई दिखाने को फसाड है, ये उमा सारा फसाड है, सब खुश। अभी कोई बोल क्यों नहीं रहा? ईरान इराक की लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई, दुनिया कह रही है आप इंटरवीन करो, आप ये करो ये करो। अभी सबके क्या कान पे सांप सूंघ गया क्या? सबको सांप सूंघ गया क्या? किसी के कान पे जोनी रेंग रही है अभी? क्यों? कहानी है तेल की, कहानी है पैसे की। रशिया कह रहा ठीक है लड़ो, जितना सऊदी से तेल घटेगा तो तेल किसका बढ़ेगा? अभी सबसे बड़ा तेल सप्लायर कौन है? रशिया। रिफाइनरी किसके पास? इंडिया के पास। रिफाइनिंग की कैपेसिटी किसके पास? इंडिया के पास। दुनिया में सबसे रिफाइनरी कहाँ? जामनगर में। जामनगर कौन चला रहा है? अंबानी जी। और इसीलिए कुछ लोग अदानी अंबानी इतना नाम लेते, इससे अच्छे इतना ज्यादा नाम बजरंग बली का लेते हो, बजरंग बली वाकई उनका संकट मोचन कर देते, पर नहीं किया। ठीक है, उनकी मर्जी है। हमारे यहाँ देखिए, अंबानी अदानी, मोदी, शाह और नड्डा का इतना नाम लिया जाता जितने कुछ लोग भगवान का नाम नहीं लेते। महादेव का इतना नाम लेते ना, महादेव की असीम कृपा प्राप्त हो जाती, कुछ सिद्धियों से अभिषेक हो जाता अब तक। पर नहीं, यही 4 नाम लेते, यही 4-5 नाम लिए जाते हैं। इसका आपको पता लगता है, अगर देशभक्तों का नाम बार बार लिया जाएगा तो उनका शौर्य और उनका कीर्तिमान बढ़ता है, घटता नहीं है रोहित भाई। ये है सारी कहानी। आप देखिए भारत कैसा सूत्रधार है। हम बिलियर्ड्स का गेम खेलते हैं आजकल जियो पॉलिटिक्स में, किसी बॉल को मारते हैं, हरी हिट होती, पीली वाली तो नीली वाली गच्चे में जाती है। जी जिनपिंग को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं आज। और ये जो उसका कोविड का वेरिएंट है B7, ये आपको मैं बता दूं 91 कंट्रीज में पिछले 2 साल से पाया गया, कोई नया वेरिएंट नहीं आया। ये आपके शो में भी बोल चुका था, कोई नया वेरिएंट नहीं आया।
91 countries. Last 2 years it is founded. It was found in India 1.5 years back. आप सबको छू के भी निकल गया, घबराने की चिंता नहीं है। महादेव की अनुकंपा आशीर्वाद हम पे, बस अपना बूस्टर डोज लगाइए, इसके अलावा डरने की जरूरत नहीं। देखिए हम कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ नचा रहे हैं, कैसे कैसे नचा रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स तो रोहित भाई सस्पेंस जेम्स बॉन्ड की मूवी से इंपॉर्टेंट अच्छा होता है, पर यदि समझ आए, हाँ समाचार पढ़ के बोलोगे तो फिर वही बोलोगे जो सामने वाला आपको बुलवाना चाहता है, जो सामने वाला आपको बुलवाना चाहता है। एक बात बताओ ऑन अ सीरियस नोट, हमें एक ही थ्रेट है कि चाइना हमारे खिलाफ कोई नया वेरिएंट इंजीनियर तो नहीं कर रहा, क्योंकि एम्स का सारा डाटा चोरी हो चुका है। और मुझे ये भी सूत्रों से पता लगा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स को यूज किया जा रहा है या किया जाएगा एज कैरियर। माइग्रेटरी बर्ड्स पे एक बॉक्स लगा जाएगा which will be satellite control, GPS control. When they reach the right destination, the box will be opened and the viruses will be kind of unleashed. It is a possibility, but we have to be careful. घबराने की कोई जरूरत नहीं। महादेव महाकाली की पूरी अनुकंपा पे, आदि शक्ति का देश है और हम सब शाक्त हैं। देखिए रिलीजन से आप कुछ भी हो, पर हो तो आप सारे सनातनी। एक बात आपको मैं बताऊं, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, हमारे डॉक्टर्स, भारत की दवाई दुनिया को बचा रही, हमें बचाने की आवश्यकता तो रखती है। चाइना में देखिए ना दवा है, ना दारू है, ना डॉक्टर है, ना इलाज है, और फर्जी प्रोपेगेंडा, और मरने वाले हैं ओल्ड एज लोग। यहाँ हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम मतलब यमराज के सामने खड़े हो जाए उनके लिए, वहाँ क्या है, कह रहे इनको मरने दो। कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी है ये बुढ़े मरते तो मरने दो, इनसे इकोनॉमी हल्की होती है, ये कंट्रीब्यूशन तो करते हैं, न खाते न कमाते, सिर्फ खाते खाते, इनकी हमें क्या जरूरत। ये है चाइना की मानसिकता। इस मानसिकता से दुनिया को डरना चाहिए। मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे डर नहीं लगता किसी से, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं इन बिटवीन द लाइन्स नहीं बोलता। चाइना आपको वो दिखाना चाहता, वो बताना चाहता, वो समझाना चाहता जो चाइना चाहता है। और अगर आपको चाइना को समझना तो इन सब चीजों के आगे देखना सोचिए। राइट, ये तो मैं भी बोलूंगा अपने सारे व्यूअर्स से कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं भी आज जाकर के लगवा के आया हूं अपना बूस्टर डोज, और भीड़ है वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। 1.5 घंटा लगा मुझे वैक्सीन लगवाने में, दिल्ली में, एनसीआर रीजन में। आप जरूर लगवाएं, ये जरूरी है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि इसकी वजह से ही जहां आज पूरी दुनिया में केसेस 1 लाख, जापान में 1,80,000 केस पर डे आ रहे हैं, इंडिया में 200 केस पर डे। ये इस वैक्सीन की मेहरबानी। और ये बूस्टर डोज जरूर लगवाइए, ताकि ये जो 200 केस पर डे है, ये 20 केस पर डे पे पहुंच जाए। सर आगे बात करेंगे कि ये जो सऊदी अरेबिया और चाइना की राइवलरी में, कहीं इसमें अमेरिका और ईरान पास आते नहीं दिख रहे, क्योंकि अमेरिका भी तो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है और इसका सपोर्ट भी किया। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ईरान की तरफ से खुलवाने के लिए, जो कुछ कंट्रीज बोल रहे थे कि यार तुमने वेनेजुएला बंद कर रखा है, ईरान बंद कर रखा है, रशिया भी बंद कर दिया, तेल कहां से लें हम? वो सिचुएशन, सऊदी बात नहीं मान रहे उसकी, अमेरिका की, तो अब क्योंकि सऊदी चाइना की तरफ गए तो ईरान का तेल बाहर आ सकता है, और अमेरिका ईरान एक एक्सेस दिखती है कहीं। देखिए रोहित भाई, इसके दो देयर आर टू टेंजेंट्स इन इट। पहला टेंजेंट है कि जो बाइडेन का भी एक वीडियो है जो रिकॉर्ड कर रहा, मैं जो ईरान के साथ जो डील है उसको मैं ट्रैश करना चाहता हूँ, पर आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। यहाँ प्लूटोनियम यूरेनियम एनरिचमेंट की जो ईरान में बातें हो रही हैं, अभी रिपोर्ट जो आ रही है इंटरनेशनल मीडिया में, जो मोसाड की चीफ ने भी कहा वॉर फुटिंग पे हो रहा है। तो ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ काफी अग्रसर हो रहा है, और न्यूक्लियर बम इजराइल उसे बनाने देगा नहीं, ये मुझसे लिखवा लो आज। ये एक और प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, वो दिन कभी नहीं आएगा ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा। अमेरिका एक्ट करेगा, नहीं तो इजराइल का एक्ट करने के पूरा सक्षम है। देखिए मिडिल ईस्ट का बाप है इजराइल, मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, पहचानो या ना जानो, इजराइल से ऊपर कोई नहीं है। वहां का दबंग वही है, और इजराइल जहाँ खड़ा होता है लाइन वहां से शुरू होती है। इजराइल का लोहा पूरा मिडिल ईस्ट बांधता, और इजराइल से पूरा मिडिल ईस्ट डरता भी है, कांपता भी है, थरथराता भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इजराइल में क्षमता भी है। इजराइल ईरान को बम बनाने देगा नहीं, मोसाड की पूरी नजर है। दुनिया को इंफॉर्मेशन देने वाला मोसाड है। अब हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता है। अमेरिका में एक विशेषता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी इज प्रेडिक्टेबल बिकॉज अमेरिका सीज इट्स इंटरेस्ट ओनली। अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है? अमेरिका के इंटरेस्ट में वेनेजुएला का उन्होंने थोड़ा थोड़ा तेल खोल दिया, पर तेल बाहर आने में 5-6 महीने लगेंगे। अभी वो इस इंटरेस्ट में भी होंगे कि ईरान का भी थोड़ा तेल खुले, बट ईरान के साथ दिक्कत है एटम बम। जो भी पैसा मिलेगा खुमैनी अल्टीमेटली एटम बम में ही लगाएगा। अगर 10 रुपए आएंगे, 8 रुपए एटम बम में लगाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक इस्लामिक बॉम्ब से दुनिया वैसे परेशान है यहाँ अपने बाजू में।
जबकि इसका कमांड एंड कंट्रोल तब उनके पास है नहीं, पर फिर भी ये कोई वो क्या है, वो शाजिया मरी, वो क्या नाम है, शेख राशिद, 2.5 किलो 150 ग्राम के एटम बम, ये हाँ, तो ये सारे लोग जो है, दुनिया वैसे भाई एक इस्लामिक बम से परेशान है, अब दूसरा आएगा तो वो है। तेल के पर्सपेक्टिव से यस, इट हेल्प्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और अमेरिका इजराइल को मिडिल ईस्ट में अकेला छोड़ नहीं सकता। अगर मिडिल ईस्ट पे आंच भी आएगी, क्योंकि याद रखिए अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम सारा इज कंट्रोल बाय ज्यूज, अमेरिका का सेनेट कांग्रेस इज कंट्रोल अल्टीमेटली बाय ज्यूज के पैसे पे चलता है अमेरिका। और बाय द वे आपको एक और बात बताऊं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो थे हमारे सो कॉल्ड, क्योंकि आज मुझे एक पाकिस्तानी इंटरव्यू में बोला कि हम सब तो भाई हैं, मैंने कहा थे मैंने कहा यार तुम तो शिशुपाल के भी आ गए हो भाई, मतलब शिशुपाल यू टर्न तो नहीं लेता, तो तुम तो यू टर्न लेने वाले शिशुपाल हो, तुम तो शिशुपाल के भी आ गए। तो ये जो हमारे अमेरिकन थे, ये जो हमारे पाकिस्तानी जहादी हैं, इन्होंने जी बहुत मस्सी की, लियोन मस्सी की तारीफें फोटोएं लगा दी। जब पता लगा लियोन मस्सी जू है, यहूदी है, तो उसको चप्पलों से मार रहे थे। अब अगर इजराइल का बाल भी बांका किसी ने किया, अमेरिका को आना पड़ेगा। ये जो बाइडेन हो, ट्रंप हो, यहाँ स्ट्रेटजी एक है या स्ट्रेटजी दो नहीं है। तो अगर इजराइल ने ईरान को जाके ठोका, तो अमेरिका को उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं उसके पास। तो इस सारे समीकरण में पता जीतेगा कौन? इस सारे समीकरण में रशिया की जीत है। ऐसे देखो वैसे देखो, दाएं बाएं, और उसमें हमारी जीत है, क्योंकि हमने रुपी रूबल ट्रेडिंग कर दिया, वेस्टरो अकाउंट खोल दिए, रिफाइनरी हमारे पास है। हमारी दूरदर्शिता देखिए, 2014 में लॉन्ग आइलैंड पे रिफाइनरियां बढ़ानी, इसका प्रपोजल गया था जो बाइडेन के पास। आपको पता जो बाइडेन ने क्या कहा? ये रिकॉर्ड है, ऑन वीडियो रिकॉर्ड है। उसे कहा हमें रिफाइनरियां बढ़ाने की क्या जरूरत है, हम ठीक है। वो तब एनवायरनमेंट की बातें कर रहे थे, हवा पानी खराब हो, और हमने 2014 में मोदी जी के आने के बाद ही अपनी तैयारियां शुरू कर ली थी। हमें पता थी कभी न कभी इस चीज की जरूरत पड़ेगी, और मैं हमेशा कहता हूँ हर चीज बताई नहीं जाती, हर चीज दिखाई नहीं जाती, और बहुत सी चीजें जो करके दिखाए जाते हैं। आज जहाँ दुनिया सट्टी पिट्टी में गुम हो गई है, 19-20 के चक्कर में पड़ गई है, आपको और हमारा घर आज सुरक्षित है, बिकॉज देयर इज समबडी विद विजन हियर। और आपको एक और बात बताऊं, आज हमारी इन्फ्लेशन 6% से नीचे आ गई, यूएस में 12% इन्फ्लेशन है। आपको समझिए 2014 में अगर लॉन्ग आइलैंड में रिफाइनरी खुल गई होती तो फायदा किसको होता? और यहाँ जो जामनगर में रिफाइनरी आ गई, मैकेनिज्म आ गया, तेल आ गया, रिफाइनिंग की कैपेसिटी आ गई, फायदा किसका हो रहा है? ये आप देखिए, ये दूरदर्शिता को देखिए, आप विजन को देखिए, भारत के विजन को देखिए। क्यों? नेशनलिज्म से इसीलिए डीप स्टेट डरता है, नेशनलिस्ट लीडर से इसीलिए डीप स्टेट डरता है। जो भी नेशनलिज्म उससे डराया जाता है। और हमें हमेशा क्या समझाया गया? ये चड्डी वाले, कच्छे वाले, ये वाले, वो वाले, चाय वाला, ऐसे बताएंगे ना हमें। बट आज उन्हीं से पूरी दुनिया घबराती है। उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को कठपुतली बना के नचाया और अपने इशारों पे नचाया। ये है बढ़ता हुआ भारत रोहित भाई, ये हमारी शक्ति। हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, हम अभी छोटे मोटे मसलों में उधर उधर फंसे, अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। अगर 130 करोड़ लोग जुड़ जाए तो क्या असंभव नहीं है, क्या चीज नहीं कर सकते। इसीलिए लोगों ने राइटली कहा, इट इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया, एंड यू एंड मी आर बोर्न टू बी हियर in this era when we have seen India arise from ashes like phoenix and dominate the world. राइट। अच्छा, एक बात करें तो ताइवान कितना स्ट्रॉन्ग प्ले करेगा चाइना को कमजोर करने में, या चाइना की पोजीशन खराब करने में? क्योंकि चाइना जिस तरीके से एक यूक्रेन ने रशिया की वल्नरेबिलिटी दिखाई, वैसे ही ताइवान चाइना की वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है। धमकी दी कि नैन्सी पेलोसी लैंड की तो हम अटैक कर देंगे, अटैक नहीं हुआ। उसके बाद जो जो मना करता गया ताइवान वो करता चला गया। इंडिया को बोला संभल के रहना, तो ताइवान का डेलीगेशन इंडिया लैंड कर गया। ऐसे ही अब ईरान भी बोल रहा है। क्या कितनी बड़ी पोजीशन ताइवान प्ले कर रहा है सुपर पावर वल्नरेबिलिटी दिखाने में। चाहे चाइना कितनी बड़ी पावर हो, और चाइना पावर है तो रशिया भी कोई कम पावर नहीं। रोहित भाई, सुपर पावर में दो शब्द है, एस और पी। और अगर एस और पी निकाल दे सुमित पीर होता है, बट बोलता है ओवर और ओवर, ऊपर और ओवर। तो ये ऊपर और ओवर है चाइना, ये सुपर पावर कभी ना था, ना है, ना होगा।
और दूसरी बात, अंकल जी जिनपिंग ने ऐसा काम कर दिया, पूरी दुनिया अब ताइवान के सपोर्ट में खड़ी हो गई। आज तो यहाँ तक कि ईरान तक ताइवान के सपोर्ट में खड़ा हो गया, कह रहा चाइना की कोई औकात नहीं ताइवान पे कुछ करे। ताइवान ने तो ये कहा भारतीय सेना भेज दो, जो आपने इनकी धुलाई और पिटाई कर दी है तवांग में, आपके 20-40 लोगों ने, हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है, हम तो इनको सालों तक ढूंढते रहेंगे यहीं पे। कह रहा आप हमें ऐसा, आपको पता पीएलए के सोल्जर रो रहे थे, वीडियो आई, पीएलए के सोल्जर रो रहे हैं, कह रहे दुनिया हमें लगी है मारने के लिए, या अमेरिका या रशिया या इंडिया या ताइवान, हमें तो यहाँ बचा है वहां मारे, कौन कौन हमें नहीं मारने के चक्कर में घूम रहा है। ये हालत है पीएलए की। आप सोचिए एक आर्मी को, जिसके लिए दुनिया का हर आर्मी के, जिसके मन में आक्रोश है उसको लेके, दुनिया की हर बड़ी कंट्री से ठोकने के लिए ढूंढ रही हो, वो आर्मी लड़ पाएगी क्या? और अब देखिए ना, कौन नहीं ताइवान की बात कर रहा है। जी का डिप्लोमेटिक डिजास्टर ये है, जिस ताइवान की बात कोई नहीं करता था, अब रोज जी को उकसाते हैं लोग। ईरान जैसा लोग जिसकी हालत खराब है, चारों टायरों की इकोनॉमी में पंचर है, वो भी कह रहा था ताइवान को राइट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये देखिए अब किस किस का मुंह बंद कराएगा चाइना, किस किस से रिलेशन खत्म करेगा चाइना। चाइना की कहानी रोहित भाई खत्म है। और मैं आपको एक चीज बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, अब इतना टाइम नहीं कि एक एक किस्सा समझाने का, पर कभी मौका लगेगा तो समझाऊंगा एक एक प्रोग्राम में। अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं सूत्रधार कहाँ है, सूत्रधार नई दिल्ली में बैठे हैं, एपिसेंटर नई दिल्ली है। आपको बताऊं राम मंदिर को बनाने का क्यों रोका गया, आपको बताऊं क्यों है? राम मंदिर को बनाना इसलिए रोका जा रहा था, बहुत अड़चने क्यों जा रही, एक मंदिर की बात नहीं है, ये दिखाया गया मंदिर मस्जिद की, मंदिर की बात नहीं है। दुनिया में 3 जियोपॉलिटिकल सेंटर बनाने से रोकना था। एक जियोपॉलिटिकल पार्टनर है, सेंटर है मक्का, एक है वेटिकन, तीसरा बनेगा अयोध्या। अयोध्या को तीसरा जियोपॉलिटिकल सेंटर बनाना से रोकने के लिए राम मंदिर रोका जा रहा था, फंडिंग आ रही थी, सब आ रहा था, वरना एक मंदिर की बात नहीं, कोई एक मंदिर के लिए नहीं लड़ता। बट उनको ये समझ नहीं आया, अयोध्या श्री भी बनेगी और दिल्ली ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल सेंटर बन गया है। हाँ, बाकी बिलावल भुट्टो पिज्जा खाता हुआ घूम रहा है यहाँ पे अमेरिका में, और लोगों से मिल रहा है, और अपनी अरे इसकी हिंदी तो उर्दू तो क्या माशाल्लाह, जबरदस्त बोलता है उर्दू। मतलब इसको देख के तो डीडीज कॉमेडी शो याद आता। आपको याद है डीडीज कॉमेडी शो आता था, वो याद आ रहा मुझे। कभी कभी मुझे मिस्टर बीन याद आ जाता, कभी कभी मुझे वो मिकी माउस याद आ जाता। उर्दू जबरदस्त बोलता है, जबरदस्त है मतलब। और ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर है, वैसा फाइनेंस मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स है ना। अब नहीं, ये फाइनेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो इसकी तो मर्जी है कल को कौन सी इंस्टीट्यूट है। तो ये ऐसा मिनिस्टर है कि अगर एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर का मैं एक डिक्शनरी में नाम डालूं तो वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। दिस इज अ डिप्लोमेटिक डिजास्टर। बट ठीक है, पाकिस्तान चल रहा है। सवाल ये है कि चाइना का दिन ब दिन रोहित भाई सिस्टम टाइट हो रहा है हर तरफ से। आज ईरान कह रहा है, ईरान कह रहा तुम्हारी औकात नहीं ताइवान को रोकने की, ताइवान इंडिपेंडेंट है, ईरान तक कह रहा है। कल को सिंगापुर जैसे देश भी उठ के बोलने लगेंगे। मजे की बात यह है कि शी जिनपिंग तब कहाँ जाएगा, कहाँ छुपेगा। बट सही बात है, इसके इरादे भारत को लेके ठीक नहीं है। पर रोहित भाई मैं बताऊं, भारत पूरा सतर्क है। आप देखिए अमित शाह जी अपना काम कर रहे हैं, हम चाइना के छलावे में नहीं फंस रहे। डॉक्टर जयशंकर अपना काम करे, मनसुख मांडवी अपना काम करे, निर्मला जी अपना काम कर रही है, राजनाथ जी अपना काम करें, मोदी जी का नेतृत्व है, सबको कहाँ क्या कब क्या करना है। वी आर वर्किंग लाइक वो नहीं होता लाइक द 8 legs ऑफ ऑक्टोपस। हर टांग अपना काम कर रही है और एक सिंक्रोनाइज हो रही है। चाइना के छलावे में फंस नहीं रहे। जितने भी काल नेमी है ना, ये जितने भी काल नेमी है, इनको हमने इनकी औकात गिना दी। याद है आपको, कुछ बहुत शानदार पब्लिकेशन है भारत की, उन्होंने बोला था कि अगर भारत की वैक्सीन कम पड़ रही है, हमें चाइना से इंपोर्ट करनी चाहिए। आज उनको कटघरे पे खड़ा करना चाहिए थे। कुछ ऐसे भी बोल रहे थे सिनोपैक, वो फाइजर की वैक्सीन इंपोर्ट करो जिससे ब्लड क्लॉट आते, जिसको एफडीए ने खुद बंद किया। कितना प्रेशर बनाया गया था प्रधानमंत्री जी पे, कितना प्रेशर बनाया गया था, क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नाम नहीं दिया गया। बट आज देखिए महादेव की कृपा और अनुकंपा कहाँ पे। तभी तो मैं हमेशा महादेव का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ, उनकी अनुकंपा रहे। आपको पता नहीं कि क्या आपके साथ हो जाए और क्या क्या आपके साथ नहीं हो सकता। आज समय एक दिन आएगा रोहित भाई, ये जितने भी लोग हैं, इनके जितने भी कनेक्शन जहां कहीं भी है, एक एक के कनेक्शन निकलेंगे, एक एक का पर्दाफाश होगा, और तब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। हिसाब जरूर होगा और जरूर होगा, इंतजार कीजिए बस। इंडिया की वैक्सीनेशन को इसीलिए बोला गया कि लार्जेस्ट
credible vaccination drive of the world? सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, हाईएस्ट एफिकेसी अगर किसी वैक्सीन के, इंडियन वैक्सीन के, तब मैंने एक बार टीवी पे बोला था, मैंने कहा अगर तुम हमारे कोविशील्ड को अप्रूव नहीं कर रहे हो, इतना बड़ा फील्ड ट्रायल दुनिया में किसी वैक्सीन का हुआ हो तो बताओ। सही बात तुम है। एजेंडा पे चल रहे हो, और मैं ये आरोप लगाता हूं डॉक्टर टेड्रोस पे, ये चाइना का बिठाया हुआ पट्टा है। जो दुनिया में कोविड की त्रासदी आई उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है डॉक्टर टेड्रोस। मैं इसलिए उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता, वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ। वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो, वुहान से उसका एजेंडा चलता है। ये वही आदमी जिसने कहा था वुहान जहाज आने दो, चाइना का वैक्सीन क्रेडिबल है, चाइना के सिनोपैक को इसने वैक्सीन दे दी। आज तो मुझे एक और चीज पता लगी, आपको भी नहीं पता होगा, हमें पता था चाइना के 2 वैक्सीन, आज मुझे पता लगा चाइना के 9 वैक्सीन है। किसने अप्रूव किए, कब किए, कौन सा एफडीए? 9 वैक्सीन। मैंने कहा यार ऐसे ही बनाना तो रात भर में 25 बना दो, डिस्टिल्ड वाटर भर भर के इंजेक्शन लगाने तो कितने वैक्सीन बना दो, लेवल तुम्हारे अच्छा पी जाएगी। चाइना जैसा फर्जी बाड़ा कुछ नहीं हमारे, और हमारा आपने देखा हमारे कोविशील्ड को कितना तड़पाया था, पर मोदी जी की दूरदर्शिता थी। हमने अपने दर्शकों को, हमने अपने भाइयों को, हमने अपनी जनता को बचा लिया, हमने अपनी जनता को बचा लिया। आज महादेव का प्रणाम, माता शक्ति का आशीर्वाद कि हम सही सलामत है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। आपका मनोबल तोड़ने के लिए ये सब चीजें हो रही है। दिस इज टू फ्राइटन यू, दिस इज टू स्केयर यू। आप देखिए स्टॉक मार्केट गिरने लगे हैं, म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कम होने लगा, चाइना अपनी चालबाजियों पे फिर आ गया। ये चिमगादड़ चीन फिर वो चिमगादड़ की तरह, क्या कहते हैं कैमेलियन को हिंदी में क्या कहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। गिरगिट से बचे, सावधान रहे और सतर्क रहे और एक साथ रहे। हम 130 करोड़ लोग हैं, कोई छोटा मोटा देश नहीं, किसी की औकात नहीं हमारा बाल विवाह का कर पाए। राइट राइट, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छा रहा। एक चीज और कि इंडिया की जो इंडिजिनस वैक्सीन हैं, मतलब कोवैक्सीन और कोविशील्ड तो इनफैक्ट बाहर से एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई है, लेकिन कोवैक्सीन तो बिल्कुल प्योर इंडियन है। और साथ में जो नीजल वैक्सीन आई है अभी, और नीजल वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहुंचने वाली है, बड़ी इफेक्टिव वैक्सीन है, उसे भी लगवाया जा सकता है। और इंडिया की वैक्सीन को ब्राजील तक भेजा गया, पूरी वर्ल्ड में भेजा गया, ये फेल नहीं हुई। चाइना की वैक्सीन अपनी कंट्री में फेल हो गई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मिलिट्री हार्डवेयर 130 कंट्रियों में हमने वैक्सीन भेजी, और महादेव की कृपा से हमारा सर और गौरव हमेशा आज रहा, क्योंकि वैक्सीन पे पता क्या लिखा था, तमसो मां ज्योतिर्गमयम, लेट वर्ल्ड बी डिजीज फ्री। ये हमारा संकल्प है और यही हमारी सभ्यता है। हर हर महादेव। इसको बोलते हैं सर्वे संतु निरामया। खैर, थैंक्स अ लॉट सुमित सर फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद रोहित भाई।